खींचा। मैं अचकचाकर पीछे मुड़ी। हेलो स्वीटहार्ट, बड़ी जल्दी में हूँ, मेरा हाथ छोड़ो साक्षी, मैंने गुस्से में कहा, मगर उसने छोड़ने के बदले और ज्यादा तेजी से मेरा हाथ मरोड़ते हुए कहा, हैरी से दूर रहो, समझी? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे हंसी आ गई। खुद पूरी बास्केटबॉल टीम के साथ फ्लर्ट करने वाली लड़की मुझे धमकी दे रही थी। सबसे बड़ी बात ये कि खुद को कॉलेज की ब्यूटी क्वीन समझने वाली लड़की को मुझसे डर लग रहा था। मैं तुम्हारी तरह फ्लर्ट नहीं हूँ साक्षी। डोंट बी सो स्मार्ट, सबको पता है कि तुम मेरे हैरी को पसंद करती हो। दोबारा अगर उसके पास भी, बस अब ये बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे धकेलते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो, एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह अपने बॉयफ्रेंड को धोखा तो नहीं देती। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई। पीछे से साक्षी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपना बॉयफ्रेंड कहने की? मैंने उसे इग्नोर किया और भीड़ में चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। फाइनली मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड दिख गई, हमेशा की तरह अपनी ही धुन में मस्त। वो फोन में खोई थी। वो लॉकर के सामने खड़ी मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसके पास जाकर पीठ पर एक चपत लगाते हुए मैं सीधे अपना लॉकर खोलने लगी। मुझे आया देख उसने झट से ईयरफोन निकाल दिया और बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखने लगी। जैसे अब मैं उसे अपनी और उस जल्लाद की प्यार भरी बातें सुनाऊंगी। मैंने लॉकर में से सिर्फ 2 बुक्स बाहर निकाली जिन्हें मुझे आज रात को पढ़ना था और बाकी सारा सामान अंदर डाल दिया। मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया और फाइनली पूछ ही डाला, पता ना क्या हुआ ऑफिस में? मैंने एकदम झल्लाते हुए कहा, प्रपोज कर दिया उसने मुझे। और कुछ जाना है तुझे? इतना सुनना था कि जूली वहीं लॉकर रूम की जमीन पर बैठ गई और दहाड़ मार मार कर रोने लगी। आए रब्बा, दिल तोड़ दिता हुण असीं जिंदा रह के की करांगा। आए रब्बा, उठा ले मैनू, नहीं जीना, मैनू नहीं जीना। अब इस सिचुएशन को तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। हे भगवान, तूने सारे पागलों को इकट्ठा कर सीधा मेरी जिंदगी में ही फेंका था क्या? मैंने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारते हुए उसे उठाया और चिल्लाई, चुप हो जा नौटंकी। और मैंने उसके हाथ में अपनी डायरी दे दी। ये मुझे क्यों दे रही है? याद है कल हॉल में दौड़ते हुए हम दोनों तेरे प्यार अमर सर से टकराए थे? हम दोनों गिर गए, हमारी सारी बुक्स गिर गई थी और वो जैसे पत्थर का आदमी, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ था। गिरना तो दूर, हिला तक नहीं वो। Guess what? ये सारी चीजें मैंने उठा ली, बस एक चीज रह गई मेरे से और वो मेरे बदले उसने उठाई थी। ओह, क्या क्या? ये डायरी? कहते हुए हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। ये तो सियापा हो गया, पर मैनू पता है अमर सर ने तेरी डायरी बिल्कुल ही पढ़ी होगी। वो दूसरों की प्राइवेसी में दखल नहीं देते। ये सुनकर मैंने उसे गुस्से में घूरा, ऐसे क्यों देख रही है? पढ़ ली क्या उन्होंने? यही तो प्रॉब्लम है तेरे अमर सर की। ये जानते हुए भी कि ये किसी की पर्सनल डायरी है, उन्होंने इसे खोला भी और पढ़ा भी। मैंने लगभग अपने सिर के बाल नोचते हुए कहा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। पापा का मैसेज था। अनु, तुम्हें याद है ना, आज हमें सक्सेना से मिलने जाना है। मैंने ड्राइवर को तुम्हें लाने के लिए भेज दिया है ताकि तुम समय से पहुंच सको। अपनी कार की चिंता मत करना, वो मैं बाद में ड्राइवर से कहकर घर वापस मंगवा लूंगा। ए भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, आज रात मुझे एक और नमूने से मिलने जाना था। ओके जूली, मुझे जल्दी घर जाना होगा, पापा मेरा वेट कर रहे हैं। ओके, ख्याल रख। इतना कहकर वो वापस अपने फोन में खो गई। पिछले कुछ दिनों से वो कुछ ज्यादा ही चैटिंग करने लगी थी। हालांकि वो मुझसे कोई बात छुपाती नहीं थी, मगर इस बार उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। हे वेट, कहीं वो उस जल्लाद से तो बातें नहीं करने लग गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तेजी से पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी। वहाँ ड्राइवर खड़ा पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने फौरन आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। मेरे बैठते ही गाड़ी सरपट पारिक मैंशन की तरफ दौड़ पड़ी। अनु, जल्दी तैयार हो बेटा, हमें देर हो रही है। पापा ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए आवाज लगाई। बस आई पापा, कहते हुए मैं अपने रूम से बाहर आ गई। पापा ने एक सरसरी सी नजर मुझ पर डाली और बोले, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं जवाब में बस मुस्कुरा दी। मैंने आज हर वो कोशिश की थी जिससे मैं बिल्कुल बोरिंग लड़की दिख सकूं। मैंने एक ओल्ड फैशन टाइप व्हाइट कॉलर का सलवार कमीज पहना। मेकअप तो दूर की बात है, मैंने नॉर्मल क्रीम तक यूज करना जरूरी नहीं समझा। नो लिपस्टिक, नो ज्वेलरी, नो हेयर स्टाइल, जस्ट सिंपल पोनीटेल। हाँ, लिप ग्लॉस जरूर लगाया ताकि ड्राइनेस के मारे मेरे लिप्स क्रैक न हो जाएं। मुझे ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मेकअप के बाद भी मैं बकवास ही दिखती हूँ।
ऐसे में विदाउट मेकअप फेस लेकर जाने से बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता था? मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी सिचुएशन में उस जूनियर सक्सेना को मेरे पे क्रश आ जाए और वो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे। अब मेरे इस हुलिये को देखकर वो डेफिनेटली खुद ही मुझे रिजेक्ट कर देगा। ये सोचकर मुझे तसल्ली मिल रही थी। हम दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी इवनिंग सनशाइन की तरफ तेजी से दौड़ पड़ी थी। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे सच में बहुत खुशी है कि तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सिर उनके कंधे से टिकाते हुए कहा, कम से कम आपके लिए और हमारी कंपनी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी ये तो बस एक फॉर्मल मीटिंग है। कौन सा आज आप मेरी एंगेजमेंट करने वाले हैं, है ना? मेरी ये बात सुनकर पापा थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे, मगर खुद को संभालते हुए उन्होंने एक स्माइल दी और बोले, बिल्कुल। आधे घंटे के अंदर हम दोनों इवनिंग सनशाइन के सामने थे। बताने की जरूरत नहीं है कि ये सक्सेना का ही रेस्टोरेंट था, जिसका इस्तेमाल वे बिजनेस मीटिंग्स के लिए बखूबी किया करते थे। ये रेस्टोरेंट काफी बड़ा था और खूबसूरत भी। मेन गेट से लेकर पूरे रास्ते तक खूबसूरत पेड़ लगाए गए थे, जिन पर इस वक्त रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी। हॉल के दरवाजे पर एक वेटर खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था। उसने पूरे उत्साह के साथ हमारे लिए दरवाजा खोला और हमें लेकर एक प्राइवेट रूम में पहुंच गया। हमने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, एक बेहद खूबसूरत दिखने वाली औरत ने हमारा वेलकम किया। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुम अनु हो ना? कितने सालों बाद देखा है तुम्हें। तभी एक आदमी अंदर आया और उसने आते ही पापा को गले लगाते हुए कहा, आखिर इतने सालों बाद तू वापस आ ही गया। तो ये मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना थी। उम्र को धता बताते हुए दोनों ही कमाल के खूबसूरत कपल दिख रहे थे। अब जब बाप इतना स्मार्ट है तो बेटा कितना होगा? एक पल को मुझे अपने विदाउट मेकअप आने पर थोड़ा सा पछतावा भी हुआ, मगर फिर मैंने अपने दिल को समझाया और अपने हैरी पर फोकस किया। फिलहाल मेरे लिए उससे ज्यादा हैंडसम इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं और पापा दोनों ही इस उम्मीद में थे कि अब कोई तीसरा शख्स भी हमारी नजरों के सामने आएगा। मिसेस सक्सेना मुस्कुराते हुए बोली, राज अभी आता ही होगा, आप लोग प्लीज बैठिए। पापा ने खुश होते हुए कहा, इतने सालों से नहीं देखा मैंने उसे देखकर यकीनन अनु को भी बहुत खुशी होगी, है ना अनु? जवाब में मैं बस मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त निकल चुका था, मगर मिस्टर जूनियर सक्सेना और राज जी को अभी तक घर आने की फुर्सत नहीं मिली थी। पापा और मिस्टर सक्सेना अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करने में बिजी थे, जिनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो मैं चुपचाप एक साइड बैठी, कानों में ईयरफोन घुसाए गाने सुन रही थी। तभी मिस्टर सक्सेना का फोन बजने से हम सबका ध्यान टूटा। राज का ही है, मैं बस 1 मिनट में आया, कहते हुए वो डाइनिंग एरिया से निकल गए। मिसेस सक्सेना ने मेरे पास आकर बैठते हुए कहा, सॉरी अनु, मेरे बेटे की वजह से तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है। आने दो, उसे तो मैं पक्का डांट लगाऊंगी आज। ये सुनकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। इट्स ओके आंटी। हालांकि इसे पूरी तरह झूठ भी नहीं कह सकते। मैं तो मन ही मन मना ही रही थी कि उस राज का पर्दाफाश ना ही हो तो बेहतर है। ना वो मुझसे मिले, ना शादी की नौबत आए। हालांकि एक सच तो ये भी था कि मिस्टर सक्सेना को देखने के बाद अब मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी की लहर दौड़ गई थी। आखिर कौन है ये जूनियर सक्सेना? कमाल की बात, इंडिया के लीडिंग लैंड डेवलपर्स ग्रुप के इस होने वाले मालिक के बारे में गूगल बाबा को भी कुछ पता नहीं था। कहीं कोई न्यूज नहीं, कोई तस्वीर नहीं। हार कर मैंने उसका इंतजार करना ही बेहतर समझा। मिसेस सक्सेना फिर से बोल उठी, राज बहुत ही शर्मीला लड़का है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे एचआर प्रॉपर्टीज के वारिस के रूप में पहचाने। आखिरी बार वो पब्लिकली सबके सामने सुर्खियों में तब आया था जब वो 3 साल का छोटा बच्चा था। इसलिए तुम्हें उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी। वो बहुत ही मिलनसार स्वभाव का है। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे, कहकर वो फिर मुस्कुराई। तभी मिस्टर सक्सेना अंदर आते हुए बोले, वो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ आ रहा है। जेपीआर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुझे इतना वेट करना पड़ा। जितनी मुझे जानकारी है उसके मुताबिक हम लड़कियां तैयार होने में घंटों लगाती हैं, क्योंकि हमें मेकअप से लेकर हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज और ड्रेस तक को मैनेज करना पड़ता है। लड़कों का क्या है, बालों में कंघी घुमाई, हेयर जेल लगाया, नहाने तक की जरूरत नहीं, बस एक्स परफ्यूम की पूरी बोतल छिड़क लो, हो गई तैयार। मगर ये जूनियर सक्सेना और राज महाशय तो हम लड़कियों से भी ज्यादा आगे पहुंचे हुए मालूम पड़ रहे थे। मैंने इमेजिन किया कहीं अगर
गलती से हमारी शादी हो गई तो मैं बैठकर घंटों उसका इंतजार किया करूंगी और वो 3-4 घंटे तो आराम से तैयार होने में लगाएगा। पापा और मिस्टर सक्सेना एक बार फिर से अपने बिजनेस डिस्कशन में डूब चुके थे। मैं अब तक बुरी तरह पक चुकी थी। मैं रेस्टरूम में जा रही हूँ कहते हुए मैं दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही मैंने उसे ओपन किया मानो दुनिया का 8वां अजूबा मेरे सामने खड़ा था। हैरी, तुम यहाँ? इस वक्त मुझे अपने पापा पर इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था कि मैं मेजरमेंट करके बता नहीं सकती। उन्होंने हैरी को मेरे लिए चुना है। ओह माय गॉड! मैं तो 2 सेकंड के अंदर ही शादी से लेकर हनीमून तक के सपनों में खो गई थी। लेकिन अगर हैरी नहीं माना तो वो तो साक्षी से प्यार करता है ना। अरे मुझसे कैसे नहीं मानेगा? मैं खुद ही पंडित जी को पकड़ कर ले आऊंगी और उसे पकड़कर घसीटते हुए मंडप तक ले जाऊंगी और जबरदस्ती हैरी से शादी करूंगी। आखिर मेरी कंपनी के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? और ये सब मैं अपनी खुशी के लिए थोड़ी कर रही हूँ, पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ। तभी हैरी की आवाज सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। अनाया, तुम यहाँ पर? मैंने एक बार मुड़कर पीछे देखा। सबके चेहरे पर उलझन वाले भाव थे। उप्स, शायद मैं गलत रूम में आ गया हूँ, सॉरी गाइस। कहते हुए हैरी वहां से बाहर चला गया। मेरे सपनों का महल भर कर गिर चुका था। तो वो राज नहीं है? वो भी कैसे सकता है? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। वो तो हैरी है, हरीश गोयल। ओह, मैंने अपना सिर झटका और इस बार सीधे दरवाजे से बाहर आकर लॉन में टहलने लगी। कानों में ईयरफोन लगाए मैं यहाँ वहाँ की सजावट देख रही थी। तभी अचानक मेरा पैर एक छोटे से गड्ढे में पड़ा। हाई हील्स पहनने की आदत तो थी नहीं जो संभाल पाती, लेकिन इससे पहले कि मैं नीचे गिरती किसी ने मुझे संभाल लिया। थैंक्स बोलते हुए जब मैंने उस इंसान की तरफ देखा तो मुझे यहाँ दूसरा झटका लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ मिस पारेख। ग्रेट। अब अगर कोई मुझसे ये कहते कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटी आज की रात इवनिंग सनशाइन में पार्टी कर रही है तो भी अब मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। मेरा पहले से मूड खराब था। अब इस जल्लाद के साथ बहस कर डिप्रेशन में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, सो मैं वापस जाने को मुड़ी। तभी मुझे तीसरा झटका लगा और मैं दर्द से कराते हुए वापस जमीन पर बैठ गई। मेरा पैर पूरी तरह मुड़ गया था और मैं चल ही नहीं पा रही थी। अमर खींचते हुए बोला, सच अ केयरलेस गर्ल। चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं अपने आप जा सकती हूँ, आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ओके मिस पारेख, आप चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने फिर कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं था। मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। आखिर में मैंने हार कर अमर सर की तरफ देखा और वो सहारा देकर मुझे चलने में मदद करने लगे। मगर इस स्पीड से शायद मुझे 1 घंटा लग जाता डाइनिंग एरिया में पहुंचने में। अचानक मुझे चौथा झटका लगा जब अमर सर ने एक झटके से मुझे गोद में उठाया और बोले, देखो मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, अपना रूम नंबर बताओ और मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। मैं विरोध करने की सिचुएशन में थी भी नहीं। साथ ही मेरे मन में ये विचार भी आया कि मुझे ऐसे अमर सर के साथ आया देखकर होपफुली मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना इस शादी से इनकार कर दे। ये सोचकर मैंने कोई विरोध नहीं किया और उनको अपना रूम नंबर बता दिया। वो फौरन मुझे लेकर कमरे तक आए और दरवाजा खोलकर जैसे ही रूम में एंट्री की सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। अमर सर अब भी मुझे वैसे ही उठाए खड़े थे। यार जेपी मुबारक हो यार, बच्चे तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, तो अब मैं ये रिश्ता पक्का ही समझूं। इतना सुनना था कि मुझे 5वां और सबसे भयानक वाला झटका लगा। मुझसे ज्यादा बड़ा शौक शायद अमर सर को लगा था क्योंकि ये बात सुनते ही मैं उनके हाथ से छूटकर सीधे जमीन पर गिर गई। आउच! अरे संभालो बेटा। मैं पापा की बगल में बैठने जा ही रही थी मगर उन्होंने मुझे और अमर सर को एक साथ बैठा दिया और बोली, दोनों बच्चे साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मॉम डैड, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अनाया के पैर में मोच आ गई है सिर्फ इसलिए